हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स पे। आज हमने हमारी जो सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट की ये फैक्चुअल वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो तो नहीं है यहाँ पे अभी। तो फैक्चुअल वीडियो में तो टॉपिक तो है नहीं, सभी टॉपिक तो कंज्यूम किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण, उनको लिया गया है। करीब 15-16 पन्नों की PDF है ना। तो ये वीडियो जो एनवायरनमेंट की आएंगी ये 2-3 पार्ट में आएंगी। करीब 50 पन्ने हम कवर करेंगे। 50 पन्नों में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो देंगे। लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एनवायरनमेंट तो ऐसा बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ज्योग्राफी आती है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हम समझा ही रहे हैं धीमे धीमे। अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझते हैं तो एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट उसी में आगे समझाएंगे। ज्योग्राफी में मीन्स कहने का ये है कि इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो होंगे वो ज्योग्राफी से रिलेट होकर आएंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है। जैसे ज्योग्राफी में आप टेम्परेचर पढ़ते हैं, तापमान पढ़ेंगे, तापमान को प्रभावित करने वाले रात पढ़ेंगे, और वहाँ पर अधिक तापमान हो जाएगा तो वो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट हो जाएगा कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो 1 डे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बढ़िया वीडियो है ये। बढ़िया इसलिए है क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या जहाँ से पूछे जाने की संभावना है वो सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बताइए कि वीडियो में क्या कमियाँ हैं और क्या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। देखिए, पहले इस वीडियो में हमने उन संस्थानों को लिया है, उन संस्थानों के बारे में बताया है, या ज़्यादातर उन सन के बारे में बताया है जो सन पूछे जाते रहे हैं, है ना। संस्थान इस वीडियो में नहीं है। शुरुआत में 1-2 संस्थान रखे गए हैं, लेकिन संस्थान का वीडियो अगले वीडियो में आएगा। मैं उसमें आपको हर संस्थान जो बोले इससे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, उनके संस्थान कहाँ पर हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में बताऊँगा, है ना। बायोलॉजिकल पार्क हो गए या जो पार्क बनते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना, उनके बारे में बताऊंगा। तो वो सब अगले वीडियो में। यहाँ पे कुछ सन के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट सन जो हैं उनके बारे में बात किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। 1942 में इसकी स्थापना हुई। मैं पहले बता रहा हूँ, संस्थान का ये नहीं है यहाँ पर। संस्थान को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा कौन सा संस्थान है। संस्थान बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 संस्थानों की बात करी गई है। देख लीजिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन का जो मैनेजमेंट है वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे याद करना है को रिलेट करके, ठीक। तो यहाँ पे वन प्रबंधन संस्थान है, भोपाल से होता है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले का मामला है। वन अनुसंधान मतलब रिसर्च कहाँ होती है? देहरादून में, है ना। देहरादून पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर हिमालयी इलाका है, तो हिमालय पे वन भी बहुत पाए जाते हैं, है ना। तो 1906 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आज़ादी से पहले की स्थापना है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो भी कोलकाता में। बोटेनिकल मतलब पेड़ों से रिलेटेड, वृक्षों से रिलेटेड, जूलॉजिकल मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड, है ना। तो जीव जंतुओं की बाद में 1916 में स्थापना हुई है और उसकी स्थापना हुई 1890 में। कमेंट करके बताइए कि 1916 में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1916 में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1916 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। कमेंट करके बताइए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है 1916। बायोलॉजिकल बोटेनिकल भी और जूलॉजिकल भी दोनों कहाँ हैं? दोनों कहाँ हैं? कोलकाता में है। आपको पता होगा ना कि ब्रिटिश कोलकाता में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि वहीं से उनका आवागमन हो रहा था। इसलिए ये मुंबई महाराष्ट्र में भी आए, लेकिन तब भी उनका गढ़ कौन सा था? कोलकाता ही था। भारत की पहली वन नीति 1894, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत की पहली वन नीति 1994। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, स्वतंत्र भारत की 1954 में आई। दोनों वन नीति के क्वेश्चन है। फॉरेस्ट पॉलिसी, तो भारत की पहली पॉलिसी की बात करेंगे तो 1894 में आई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति की बात करेंगे तो 1954 में आई, है ना। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में बना,
मृदा संरक्षण बोर्ड। पॉलिटी का क्वेश्चन, 1953 में कौन सा राज्य बना? कमेंट करके बताइए। केंद्रीय वन बोर्ड बहुत हैं, आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो मज़ा भी आएगा, और आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे तो आप सन के बारे में, जब भी सन के में पढ़ाता हूँ या खुद पढ़ता था, तो मैं सन जब एक भी पढ़ता था तो उस सन के बारे में सोचता था 1 मिनट कि उस सन में अच्छा और क्या हुआ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब्जेक्ट की कोई फाउंडेशन लिए बिना 1953 आया, तुरंत दिमाग में आया कि 1953 में कौन सा राज्य बना था, है ना, पूछा मैंने आपसे। केंद्रीय वन बोर्ड 1950, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? केंद्रीय वन आयोग 1965 में भारत का युद्ध किस देश के साथ में हुआ, है ना। सामाजिक क्रांति का आइटम 1976 में भी बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है ना। पर्यावरण वन मंत्रालय 17 सितंबर 1985 में बना, पर्यावरण वन मंत्रालय। सोचिए इस समय कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहा होगा? राजीव गांधी, है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब देखिए यहाँ पे जब सन हम पढ़ रहे हैं तो 1965 में जो प्रधानमंत्री रहा होगा उसी ने तो बनाया होगा केंद्रीय वन आयोग, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? हम एक तरफ वार पर लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा देश एक तरफ वार में उलझा हुआ था, और दूसरी तरफ हम केंद्रीय वन आयोग बना रहे थे, है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी बहुत बार आ चुका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वो है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम पहले आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बाद में आया। पर्यावरण मतलब परिप्लस आवरण, मतलब चारों तरफ का आवरण, चाहे वो स्थलमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, ठीक है, और चाहे जैवमंडल हो। फिर ड्रैप डंडा एक्शन प्लान 1985, राजीव गांधी। कांग्रेस अभी भी इसके बारे में बात करती है, जब भी कभी बात करती है। केंद्रीय दंडा प्राधिकरण अथॉरिटी बनाई उसने, सेंट्रल दंडा अथॉरिटी बनाई, है ना, CAA 1985 में बनाई। फिर मैप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य और जीवमंडल डाटम 1971, ये यूनेस्को द्वारा चलाया गया था, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लागू कब हुआ? 1973 में, है ना। अप्लाई कब हुआ जब पूछेगा तो 1973 बताना है, और अगर बना तब तो 1972 बना, ठीक। इस जो ये अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसने रास्ता खोल दिया भारत में, इस चीज़ का रास्ता खोल दिया कि विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जा सके। तो सबसे पहले किसका नंबर आया? टाइगर का, 1970 इस अधिनियम के बनते ही नंबर आया टाइगर, है ना। तो सबसे पहले टाइगर को कंजर्व किया गया। इसमें एक संशोधन हुआ है 1991 में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि संशोधन कब हुआ। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि अधिनियम बना तब तो 1972, है ना, लागू कब हुआ 1973, बहुत बार आ चुका है। तो संशोधन का भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है। विश्व विरासत संधि, हेरिटेज जो हैं हमारे, उनको भी तो कंजर्व करना जरूरी है। तो 18 अक्टूबर 1976 में भारत द्वारा हस्ताक्षर और 1977 में भारत द्वारा अनुमोदन किया गया, ठीक। हस्ताक्षर दूसरा है, अनुमोदन दूसरा है। हस्ताक्षर जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री गए वहाँ बैठक में, उन्होंने वहाँ हस्ताक्षर कर दिए कि मैं सहमत हूँ, लेकिन उसको यहाँ अपने यहाँ पास कराना भी तो ज़रूरी है संसद में, तभी तो लागू कर पाएंगे। संसद की अनुमति के बिना तो लागू नहीं हो सकता, तो उससे संसद में पास कराएंगे, वो होता है अनुमोदन, है ना। जैव विविधता पर सम्मेलन CBD 1992 में हस्ताक्षर हुआ और 2004 को अनुमोदन किया भारत ने, ठीक। ये भारत के बारे में लिखा हुआ है कि 1992 में हस्ताक्षर किया, 2004 में अनुमोदन किया, काफ़ी लंबा टाइम है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान आप देखते होंगे, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध है लिखा होता है, ये पहले नहीं होता था। ये 2001 में एक केस हुआ जिसके जस्टिस थे MB शाह और RP सेठी, उन्होंने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है ये। फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT जो है ये ट्रिब्यूनल है। पॉलिटी में अगर ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे तो किस आर्टिकल से ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है ना, और ट्रिब्यूनल कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सन की बात करेंगे तो सन तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि 2010, है ना।
और अगर आप इसके बारे में बात करेंगे कि टर्मिनल की स्थापना कहाँ पर है, ये भी पूछ सकते हैं कि टर्मिनल की स्थापना, एनजीटी की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली में, है ना, 2010 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन ने लगाया। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो संस्थान हैं उनका वीडियो अगले, उनके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। एक चीज़ और अगले वीडियो में बताएंगे, जो सन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कब किसने दिया, कब किया, सर्वप्रथम, है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग वो भी पूछा जाता है। पारिस्थितिकी हो गया, जलमंडल हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, तप्त स्थल, तो इस बारे में ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया, वो अगले वीडियो में। इसीलिए मैंने वीडियो के थंबनेल पे पार्ट 1 लिखा हुआ है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। करीब 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा एनवायरनमेंट का। फिर पहले वीडियो में सिर्फ फैक्ट हैं, दूसरे वीडियो में वो जो एक से एक जैसे रिलेट होते क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे संस्थान एक लंबी लिस्ट है, राष्ट्रीय उद्यान एक लंबी लिस्ट है, टाइगर रिजर्व पार्क वो लंबी लिस्ट है ना, तो वो सब बात में दूसरे वीडियो में। और तीसरे वीडियो में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनका समझना भी ज़रूरी है ना। जैसे रामसर आदगुम संधि, है ना, तो रामसर संधि है क्या, उस टाइप सीरीज है। सीवीडी अभी हमने पढ़ा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीवीडी पढ़ा था ये, देखिए जैव विविधता पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो जो सीवीडी हमने पढ़ा है, सीवीडी की एक लंबी लिस्ट है, उनके बारे में वहाँ बात करेंगे। वहाँ पे अगर समझाएंगे नहीं टाइम लेके, और इसी वीडियो में समझाते तो बहुत लंबा वीडियो होता, सेपरेट वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है ना। है ना, कहने की आदत है मुझे। रामसर संधि जो है आर्द्रभूमि, वो 2 फरवरी 1982 की है। रामसर संधि किससे रिलेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। रामसर संधि कब हुई, तो 2 फरवरी 1982 को हुई। आर्द्रभूमि दिवस कब बनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना। तो गैर परंपरागत कौन से हैं, जैसे आप सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत है। तो 1982 में। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण 1987 में। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण 1987 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ये इम्पोर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा विकास, नवीकरणीय जिनको नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी हैं, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है ना। अनवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम हो गई, ये सब है। इकोलॉजी शब्द देखो यहाँ पे परिस्थिति शब्द हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता सकूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में ट्रेवल करेंगे। तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1869 में अर्नस्ट हेक्ले द्वारा किया गया सबसे पहले। केंद्रीय नदी संरक्षण अधिनियम 1995 में आया। जैव विविधता अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट 2002 में आया। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना मतलब एक्शन प्लान, है ना, 2008 में आया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में आया। बाढ़ परियोजना 1 अप्रैल 1972 में अधिनियमित हुई, 1973 से लागू की गई। अभी बता चुका हूँ इसके बाद पहले, जब मैंने आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बताया है वहीं पर बताइए। NTCA एक प्राधिकरण है जो बाघों के संरक्षण पे काम करता है। फुल फॉर्म में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में बनी। सोचिए बाढ़ परियोजना तब से लागू हुई, 1 अप्रैल 1972 में बनी, 73 में लागू की गई और 2005 में इसको लेकर प्राधिकरण बना। टू लेट। हाथी परियोजना पहले ऐसे ही काम चल रहा होगा। हाथी परियोजना 7 दिसंबर 1992 झारखंड से लागू की गई। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने न्यूज़ वो डाली हुई है कि जो बाढ़ परियोजना है और हाथी परियोजना है इसका आपस में विलय कर दिया गया। अभी 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ है ना। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखिए मेरे। करंट अफेयर के न्यूज़ ज़्यादातर वहीं पड़ी रहती हैं। करंट अफेयर के वीडियो तो एग्ज़ाम नज़दीक होता है तभी बनाता हूँ मैं, तभी बनाऊँगा, है ना। तो अभी क्या है,
अभी के लिए ये है कि शॉर्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एंड न्यूज़ कवर हो जाती हैं। हनरुल परियोजना 1970, डैंडा परियोजना इंपॉर्टेंट है 1987, मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में शुरू कर दी गई। और इसके साथ में अगर आपसे पूछ रहे थामिन कहाँ रहा जीव है, पशु है, तो कहाँ रहा है, मणिपुर रहा है। मणिपुर में इस समय बहुत हिंसा चल रही है, मणिपुर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट भी है ना। लाल पांडा परियोजना 1996, टछुआ परियोजना इंपॉर्टेंट है 1975, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975, चिपटो आंदोलन 1973, सुंदरलाल बोरबड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। एपिटो आंदोलन पांडुराम हेगड़े। सुंदरलाल बोरबड़ा को क्या बोला जाता है, वृक्ष पुरुष बोला जाता है ना। मैत्री आंदोलन 1995, ये कुछ आंदोलन है जो वृक्षों के संरक्षण से रिलेटेड है, वनों के संरक्षण से रिलेटेड है। मैत्री आंदोलन 1995, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1975, IUCN 5 अक्टूबर 1948, स्विट्जरलैंड में IUCN की लिस्ट होती है ना, जिसमें जानवरों के बारे में बताया जाता है, जंतुओं के बारे में भी, कौन सा संकटग्रस्त है, कौन सा विलुप्त प्राय है, कौन सा विलुप्त हो चुका है ना, कौन सा विलुप्त होने वाला है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड 1962, स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1963 से जारी की जाती है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस किससे रिलेटेड है, रेड क्रॉस बताइए टमाटर के, 1865 जेनेवा में है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। फिर है मीथेन का क्वेश्चन है। मीथेन के स्रोत, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। पहले ये पूछा जाता था मीथेन के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं, अब उसको और डिफाइन कर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से मीथेन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत हैं आर्द्रभूमि, पशु और दीमक। कृत्रिम कौन से हैं, धान का खेत कृत्रिम हैं, क्यों है, क्योंकि पानी उसमें हम लोग भरते हैं ना। कोयला खनन, गैस ड्रिलिंग, ये मीथेन के कृत्रिम स्रोत हैं, आर्टिफिशियल। यहाँ पे जल के कुछ रूप दिए गए हैं, उनके pH वैल्यू दी गई है। वर्षा जल का pH मान कितना होता है, 5। pH मान अगर 7 है तो वो चीज़ उदासीन है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। साइंस भी कवर हो रही है यहाँ पे। तो वर्षा जल का pH मान 5 होता है। तटस्थ जल का 7 होता है। तटस्थ जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, सबसे शुद्ध तटस्थ जल है। अम्लीय जल 7 से कम, क्षारीय जल 7 से अधिक, है ना। फिर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दम धोटू टेस्टो बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्रैटिन गैस SO2 को बोलते हैं। परावैद्युतिक किरणों से क्या होता है, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरोधक क्षमता में कमी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि त्वचा का कैंसर किससे होता है ना। शीशे के कण से क्या होगा, तंत्रिका तंत्र के रोग होंगे, मस्तिष्क प्रभावित होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी श्वसन बीस का काम करता है, रक्त दाब बढ़ाकर हृदय संबंधी रोग करता है, मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है कैडमियम से। आर्सेनिक, देखिए आर्सेनिक जो मिट्टी के नीचे का जल है, भूमि के अंदर का जल है, भूमिगत जल जिसको बोलते हैं, उसमें आर्सेनिक कभी कभी किन्हीं स्थानों पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। तो बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। जहाँ कोयले की खनन ज़्यादा होता है या लोहा पाया जा रहा है, वहाँ भी आर्सेनिक ज़्यादा होता है। चारे के पौधे रोग क्या करता है, पौधों को विषाक्त कर देता है। ब्लैक फुट रोग होता है, इससे आर्सेनिक से। फ्लोराइड्स क्या होते हैं कि इनसे पत्तियों के सिरों और किनारों में हरिमहीनता समझ रहे हैं, हरे नहीं रह जाते, पीले हो जाते हैं, और उतरछय जैसा रोग होता है। बेंजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेंजीन से क्या होता है, रक्त और सांस की प्रॉब्लम होती है। फिर पारा लेड मिनामाता रोग है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पारा से कौन सा रोग होता है, मिनामाता रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक। एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस रोग होता है। विस्नोसिस रोग किससे होता है, टिस्टो होता है, कपड़ा उद्योग से जो लोग जुड़े होते हैं।
न्यूमोनोट्रासिस रोड जिससे होता है जो टोयला डोर से रोड जुड़े होते हैं। रन्नेटी धूल से कौन सा रोड होता है? बेटासोसिस रोड होता है ना। तो रन्नेटी धूल से बेटासोसिस, टोयला उद्दोर से जुड़े हुए लोगों को न्यूमोनोट्रासिस, और टपड़ा उद्दोर से जुड़े हुए लोगों को विस्नोसिस, और एस्बेस्टस से होता है ना। सेम नाम है जैसे जुड़े हुए। फिर नाभिकीय वितरण से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। उनकी गोलियों का सेवन किया जाता है काहे के लिए? थायराइड की रक्षा के लिए। क्षारीय मृदा का उपचार हेतु जिप्सम और पायराइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे कभी भी जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मेड विजन के लिए ठोस CO2 और आयोडीन के योगिक का प्रयोग किया जाता है। ओजोन के विध्वंसक, ओजोन जो परत है, ओजोन की परत संताप मंडल में है, तो ओजोन के विध्वंसक कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है ना। बहुत सारी गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज मोस्टली, उसमें पहला जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। फिर विटामिन A, D और कैरोटीन के निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? आप D तो जानते होंगे, पोटाश की है। A और कैरोटीन के निर्माण में भी पोटाश की भूमिका महत्वपूर्ण है ना। एंजाइम जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनकी क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाए जाते हैं? पीट मृदा में पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ है ना। उर्वरता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा किसकी होती है? मटियार मृदा की होती है, क्ले मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पोटेशियम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम। रोगों से लड़ने पर नियंत्रण करने वाला तत्व कौन सा है? फसल में रोग लग जाते हैं उन पर नियंत्रण करने वाला तत्व कौन सा है? पोटेशियम है ना। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है और मैग्नीज भी होता है, बट मैग्नीशियम इज द फर्स्ट चॉइस। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तब मैग्नीज लगाएंगे Mn, लेकिन फर्स्ट पे अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों है तो मैग्नीशियम ही लगाएंगे। ऐसा इसलिए तो ये क्वेश्चन में ऐसा हो चुका है। PCS UP की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक बार दोनों ऑप्शंस थे। आयरन क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन का निर्माण करता है, अपचयन और उपचयन की क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है Fe। मॉलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रेट रिडक्शन और नाइट्रोजन के उपापचय में भाग लेता है मॉलिब्डेनम। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड होता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी गैस है? मीथेन है। ठीक, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित गैस कौन सी है? मीथेन है। बोरोन पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, इंपॉर्टेंट है। किसान में तो केचुआ को कहा जाता है, केचुआ ऑप्शन में नहीं है तो सर्प को भी बोलते हैं है ना। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का pH मान कितना होता है? 6 से 7.5 होता है। 7.5 मतलब क्षारीय हो गया, 6 मतलब अम्लीय हो गया, 7 मतलब उदासीन हो गया। तो अम्लीय में इधर 1 बढ़ा है और क्षारीय में उधर 0.05 बढ़ा है ना। तो 6 से 7.5। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवच द्वारा होता है। लाइकेन का निर्माण किससे होता है? शैवाल और कवच के ज्वाइन से होता है, वो सहजीवी है ना, इसलिए। पोटाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन और जल का उपचयन होता है। पोटाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, पोटाश संश्लेषण में किसका अपचयन होता है? तो अपचयन उपचयन में अंतर पता होना चाहिए। जल का उपचयन होता है और CO2 का अपचयन होता है। किस चीज़ का पौधा नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेता है? देखिए क्वेश्चन समझिए, सभी चीज़ें जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। जितने भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेती हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेती हैं है ना। लेकिन धान का जो पौधा है वो अमोनियम के रूप में लेता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं उसमें NPK का रेशियो कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो, तो 4:2:1 का होना चाहिए। ये आइडियल कंडीशन है, बाकी होते तो 16:2:1 भी हैं, 16:2:16 कुछ भी होता है, लेकिन आइडियल यही है। फिर एक स्तर से बड़े मिस्टेक है यहाँ पे, एक स्तर से बड़े स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में। ये क्वेश्चन कहाँ का है? जो हम लोग जैव स्तर देखते हैं, जैव श्रृंखला देखते हैं, उसमें जैसे
एक ने पौधों तो बटरी ने ठाया, बटरी तो शेर ने ठाया, है ना, ऐसे डलते हैं। या बटरी तो लोमड़ी ने ठाया, लोमड़ी तो शेर ने ठाया, कुछ भी डलते ऐसे बना हुआ है मान लीजिए। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जो चलती है श्रृंखला, तो उसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र 10% ही होता है ना। फिर ईटोटलाइन, ईटोटलाइन क्या कहलाता है? दो भिन्न परिस्थिति तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल ईटोटलाइन कहलाता है। भिन्न परिस्थिति तंत्र हैं, तो ये दो भिन्न परिस्थिति तंत्र हैं, तो उनका जो मध्य संक्रमण स्तर होगा, संक्रमण मंडल होगा, उसको ईटोटलाइन बोलेंगे। सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? नेट प्राथमिक उत्पादकता वाला क्षेत्र, सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होती है। नंबर 2 पे कहाँ है? दलदली क्षेत्र है और नदियों के मुहाने। नदियों के मुहाने मतलब मैनग्रोव जहाँ पे होते हैं, मैनग्रोव में भी उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, वहाँ जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होती है। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र प्रभावित होता है? फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है। मौलिक जैविक तत्व 6 हैं, CHONSP, ठीक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है। नंबर 2 पे हिमालयी क्षेत्र है, ठीक। हिमालय में भी पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व रेखा 20 से गुजर रही है, डेली बारिश होती है, घने अमेजन के वन हैं, घने जंगल हैं, जैव विविधता वहाँ नहीं पाई जाती और कहाँ पाया जाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का पहला जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा है? जैवमंडल कल बताएंगे, जैवमंडल की पूरी लिस्ट बताएंगे, है ना। उसमें कुछ और टॉपिक भी कवर कर लेंगे। नीलगिरी 1986, अगले वीडियो में मीन्स। सबसे पुराना अनाज जौ तो कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा। हिस्ट्री में जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जौ है। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक और सीसे की अनुमेय मात्रा 0.05 है। आर्सेनिक की 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है और सीसे की 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको पानी शुद्ध कराने की ज़रूरत है ना। आप आर ओ लगाते हैं, आर ओ वाला एक मीटर लेके आता है जिसे नापता है, आर ओ का मैकेनिक नापता है। क्या नापता है? लेड नापता है। अगर 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो आपका पानी अशुद्ध है, नुकसान कर सकता है वो आपको। जल परीक्षण के लिए किस विधि प्रयोग किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब किसी भी जल में बढ़ जाता है, जैसे तालाब है, उस टाइप पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है, तो क्या होगा वहाँ पे? जलकुंभी ठो पैदा हो जाएगी ऊपर ऊपर, क्योंकि उसमें वो अशुद्ध जल है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है? 33%। 33% पे होना जरूरी है। भारत में टर्मिनल के बताइए इस समय कितने % पर वन है? वन कितने पर है? वन और वृक्ष कितने पर है? वन आवरण और वृक्षावरण टोटल कितने पे है? और वन आवरण, केवल वन आवरण कितने पे है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ओजोन। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संतत जीवों से। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल पर माना जाता है? 65 डेसिबल से अधिक है। ये जो डेसिबल वाला क्वेश्चन है, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन मैंने और देखा है पूछते हुए कि पूछ लिया कि लाउड स्पीकर का शोर का कितना डेसिबल होता है, या डीजे का कितना डेसिबल होता है, या शांत कमरे का कितना होता है, जैसे शांत कमरे का 40 होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो लिस्ट भी अपने में शेयर कर दूँगा मैं। ताजमहल के क्षरण और उसके पीले होने के लिए मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है ना। फिर ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है, जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है ग्रीन जज। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन में मनाया गया था। सबसे ज़्यादा लवणता किस झील की है? वान झील की 330 PPT। ये PPT का साइन है, जीरो नीचे हो रहा थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा लवणता किस झील की है? वान झील की। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का 1 लाइनर अभी लाया नहीं हूँ, वो भी आएगा जल्दी। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? 0 से 4% होती है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? 0 से 4% होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में होती है। सब भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट है? यूकेलिप्टस है ना। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट है? यूकेलिप्टस। क्यों है? कहाँ से आया था यूकेलिप्टस? ऑस्ट्रेलिया से आया था। यूकेलिप्टस क्या किस लिए लाया गया था?
जैसे दलदली इलाके हैं जहाँ, तो उनको खेती ओटी बनाने के लिए, उनका पानी सोखने के लिए, तो जहाँ यूटिलिटी सब लगा देंगे, और क्या वो वाटर बहुत कंज्यूम करता है, तो वो जो वाटर आसपास हो रहा है उसको खींचेगा अपनी तरफ, है ना। तो इसलिए लाया गया था। लेकिन इसने क्या किया, किसानों ने क्या किया, इसको अच्छी भूमि पे लगाना शुरू कर दिया, तो वो वहाँ से अगर पानी खींचेगा तो वो क्या होंगी, भूमि बेकार होने लगेगी, पानी कमी हो जाएगी, भूमिगत पानी वाटर की, भूमिगत जो पानी है उसकी कमी हो जाएगी। पैन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और क्या है ये भी पूछा जाता है। रिसेंटली यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया किसी भी एग्जाम में, मैंने देखा है। पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, फुल फॉर्म है वायु प्रदूषक है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। इसीलिए आप देखिए हाइड्रोजन चलित बसेस, नितिन गडकरी हमारे कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो बात करते हैं कि हाइड्रोजन चलित बसें, हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाई जाएँ। कवक के किस पौधे की जड़ के साथ साथ जीवन होता है, माइक्रोराइजा से, इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव ट्रोस द्वारा किस जीव को प्रतीक के रूप में लिया गया था, पांडा को, ठीक। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि स्थानीय संरक्षण के लिए जो संरक्षण कंजर्व किया जाता है जानवरों और जंतुओं को, तो वो 2 टाइप से किया जाता है। एक तो जिस स्थान पे वो हैं उसी स्थान पे कंजर्व कर दो, दूसरा उनको कहीं से उठा के दूसरी जगह लेके आओ और वहाँ कंजर्व करो। तो स्थानिक क्या हैं, उन्हीं इन सिटू वहीं पे कर देना, एच सिटू, उनको उनके निवास स्थान से हटा के दूसरी जगह लाते और फिर वहाँ पे उनके हिसाब से परिस्थितियाँ डेवलप करके उनको कंजर्व किया जाए। तो स्थानिक में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडलीय क्षेत्र। अन्यत्र क्षेत्र कहाँ हैं, वनस्पति उद्यान, ग्रीन हाउस, चिड़ियाघर, ये सब क्या हैं, अन्यत्र क्षेत्र हैं। चलिए, पहला वीडियो यहीं तक था। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम अगले 1 या 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगला वीडियो एक आएगा जो फैक्चुअल होगा, और उसके बाद एक अगला ट्रांसेप्चुअल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, है ना। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको जीएस से ट्रांसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।